थीटा अगर यहाँ प्लेस्ड है तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब h अपॉन p अगर मैं लिख देता हूं तो वो h अपॉन p हमारा कोसाइन कहलाता है। एंड सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। एंड इसके साथ साथ ये जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जाता है। याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम ही एक बेसिक थ्योरम है, इससे बेसिक कुछ नहीं होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आज हम अपना मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम सबसे पहले बोलेंगे कि ट्रिगो का मतलब होता है थ्री साइड, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जब हम थ्री साइड के मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधा एक डायग्राम स्ट्राइक करता है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मैं साइड के बेसिस पे बात करूं तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, एक स्केलिन ट्रायंगल होता है। अभी हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। रैट, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये बात पता है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें एक डिग्री 90 डिग्री का होता है, मतलब एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी जो दो एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एंगल सेम है, बट वेरी कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहाँ प्लेस्ड है तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर पाया जाता है, अपोजिट साइड। बगल में जिसे हम एडजेसेंट कहते हैं वो हमारा बेस होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी एंगल के बेसिस पे इन सारे साइड्स का रेशो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास रेशोज आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। आप इनको अलग अलग जगह भी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे। दैट मीन्स सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, आपने बहुत बार याद पढ़ा होगा, बहुत अलग अलग जगह पढ़ा होगा, जो कि हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, जिसमें S denotes to sin theta, C denotes to cos theta and T denotes to tan theta। हालांकि ये जो sin आप पढ़ रहे हो वो होता है SINE, cos जो पढ़ रहे हो वो होता है कोसाइन, tan जो पढ़ रहे हो वो टेंजेंट। कई बच्चे कहेंगे ये टेंजेंट हमने सुना है। हाँ, जो सर्कल होता है हमारा, सर्कल के एक पॉइंट से जब टच करके हमारी कोई लाइन जाती है तब हम उस लाइन को टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोसेक का मतलब होता है को सेकेंड, और ये जो को सेकेंड वर्ड है वो जनरेट हुआ है सेकेंड वर्ड से। सेकेंड भी सुना होगा आपने। सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करके जाती है, राइट। ठीक है, कॉट जो होता है हमारा वो होता है हमारा कोटेंजेंट। और अगर मैं इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करूं या बताऊं तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट मींस हाइपोटेनियस अपॉन
perpendicular. Cosecant is reciprocal of cos, that is hypotenuse upon base. Tangent is reciprocal of cot, that means base upon perpendicular. कहने का मतलब ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, दैट मीन्स P अपॉन H साइन थीटा होता है, B अपॉन H कॉस थीटा होता है, P अपॉन B टेन थीटा होता है। और हालांकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब H अपॉन P अगर मैं लिख देता हूं, तो वो H अपॉन P हमारा कोसाइन कहलाता है, जिसे हम कॉस के नाम से जानते हैं। कॉस नहीं, कॉसेक। ठीक है, मतलब क्या कि मैं साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक लिख सकता हूं, या फिर मैं कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल कर दूं, दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, तो मैं इसे सेक थीटा कहूंगा। मतलब कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, है ना। अल्टी पल्टी चलता रहेगा यहाँ पे। आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, दैट मीन्स ये P अपॉन बी की जगह अगर ये B अपॉन P हो जाता है तो ये कॉट कहलाता है। मतलब टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, राइट। इसके साथ साथ ये जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जाता है। जब अभी हम लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां बात करेंगे कि अगर हमारे वहां पैटर्न वाले फॉर्मूले या वगैरह वगैरह अदर फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं तो हम टेन थीटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन अपॉन कॉस। अब इसके साथ साथ अगर अगर टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस देन कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो वो टेन के सिंपलेस्ट फॉर्म का भी रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है? ओके। अभी तो हमने यहां बात करी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल की, राइट, ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम बात करेंगे थोड़ा आगे, देखते हैं। चलिए, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 है, इस एक्सरसाइज 1 में हमारे पास पाइथागोरस रूल है। पाइथागोरस रूल क्या होता है आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है, बहुत सिंपल है। कई बच्चे कहते हैं हमारा बेसिक्स कवर नहीं है। याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम ही एक बेसिक थ्योरम है, इससे बेसिक कुछ नहीं होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और ये रूल्स ही क्या नाम है स्टार्ट होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के लिए, यही बेसिक टर्म्स है। अगर आपने यहाँ से याद करना चालू कर दिया और आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत प्यार से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पाइथागोरस, हमने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है इसमें ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। याद रखना कि हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर और बेस की साइड के सम के बराबर नहीं होगा, बट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इनके इंडिविजुअल स्क्वायर के सम के बराबर जरूर होगा। ठीक है, अब इस पाइथागोरस थ्योरम को ही हम थोड़ा यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया
रिपीट कर देता हूं फटाफट, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा इज एच अपॉन पी, cos theta is b upon h, sec theta is h upon b, tan theta is p upon b, then cot theta is b upon p, और tan theta को मैं sin theta upon cos theta भी लिख सकता हूं, और cot theta को मैं cos theta upon sin theta भी लिख सकता हूं। इसके साथ साथ मैं जरा कोशिश कर रहा हूं आज में कि हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज जो 2 है वो कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैंने आपको अभी जो सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है, रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की फॉर द एक्सरसाइज 1 वो आपको कवर करा दी है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, चलिए, जैसा कि मैंने अभी आइडेंटिटीज बताई हैं, कुछ रूल्स बताए हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 1 पे डिपेंडेंट है, या फिर मैं बोलूं जिनके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज की जो कि हमें हेल्प करेगी क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, चलते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि हमारे जो 5 फिंगर है 5 फिंगर्स बराबर नहीं होती, तो बेसिक जो है, हालांकि अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। अब बोलोगे यार इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से रिलेट हो गई? याद रखना मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल्स नहीं, सारे रूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और मतलब मुझे मेरा एक स्टूडेंट कहता था कि सर अगर हमें क्वेश्चंस फिजिक्स और मैथ्स के करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए आंसर सोचा, लेकिन उसने ही मुझे बताया कि अगर हमारे सारे पैटर्न, सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में याद हों और हम अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से ट्रेन कर लें कि हम कोई सा भी रूल कहाँ कहीं पे लगा के देखें, देखो या तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा या तो कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको सीखने को मिलेगा, और जो वैल्यू है ना सीखने की वो बहुत ज्यादा होती है। चले, अभी मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये 0 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है, ये 180 डिग्री होती है, ये 270 डिग्री होती है, और ये 360 डिग्री होती है। जब हम घूम के वापस आते हैं तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। हम क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। ये बाकी क्वाड्रेंट, या मैं बोलूं चारों जो क्वाड्रेंट है वो हमारे क्लास 11 से शुरू होते हैं, फिर हमारे 11 12 ग्रेजुएशन, और फिर तो वो चीजें एक्सपेंड होती चली जाती है। ठीक है ना, ओके। अभी मैं बात करता हूँ जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये आ गई 30 डिग्री, ये 45, और ये 60। आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इनके बीच में 30 का गैप है, इनके बीच में 15 का गैप है, इनके बीच में 15 का गैप है, और इनके बीच में 30 का गैप है। जब आप 11th में जाओगे तो ये इसी पैटर्न में चलेगा। कौन सा पैटर्न? अगर मैं इसको ग्राफ को आगे कंप्लीट करता हूं 11th वालों के लिए जो मैथमेटिक्स लेने की सोच रहे हैं 11th में, उनके लिए बेसिक बता देता हूं। क्या? 30 15 15 30 सेम, 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30 आप कवर करते हुए आएंगे तो आपको लास्ट में हमें मिलेगा क्या? 360 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर वही मिलेगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ एंगल्स का, जिसमें ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर आप ऐसे अपना हाथ ऐसे देखते हैं सामने से तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, मैं अभी इनके ना सिंपलेस्ट क्या कहते हैं कुछ ट्राइंगल्स बनवा दूंगा जिसके बेसिस पे आप जो है वैल्यूज याद कर सकेंगे। ये 30 डिग्री आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, और ये 60 डिग्री आ गया। और हमें फिर इसकी ना वैल्यू टेबल याद करनी है, और वैल्यू टेबल भी मैं आपको याद करा दूंगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा थोड़ा
नया नया यूज टू हो जाऊंगा कुछ समय बाद, अभी नया नया है। अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है ना। कॉस थीटा टेन थीटा, चलो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद और बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल बनाऊंगा जैसे आज तक पढ़ाया है ऑफलाइन में, वैसे ही कोशिश करूंगा ऑनलाइन में समझाने की। ठीक है, मैंने ये एंगल लिया है 30 डिग्री का, ये एंगल लिया है मैंने 45 डिग्री का, ये एंगल लिया है मैंने 60 डिग्री का, क्योंकि बाकी जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो ट्राइंगल के वैल्यूज होती हैं वो हम आसानी से भी याद कर लेंगे। ठीक है, चले जैसे कि मैं एक चीज बोलता हूं, क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और मैं बिल्कुल सही हूं। क्लॉकवाइज मतलब वैल्यू 1 2 3 यहां से शुरू होगी, एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 और 3 यहां से शुरू होगी, इसमें 1 1 2, थोड़ा गौच पौच हो गई, कोशिश करना समझने की, है ना। और सबसे बड़ी वाली वैल्यू पे रूट, ये ठीक है। अब अगर थीटा आपका यहां है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, अब मैं यहाँ पे ना ऊपर बना दूंगा थोड़ा ना, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, सेम परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, राइट। मैं एक बार इसकी वैल्यू समझा देता हूं दोबारा से। अगर आप देखोगे थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, दैट मींस 1/2, 1/2 कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस √3/2। ठीक है, 10 इज साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कॉसेक थीटा, सेक थीटा। बहुत अलग अलग तरीके हैं चीजों को याद करने के, है ना, उनमें से एक छोटा सा तरीका मैंने निकाला है याद करने का। ठीक है ना, ओके। कॉसेक थीटा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट मींस 2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और कॉट जो होगा 10 का रेसिप्रोकल इज √3, राइट। ओके, 45 की बात करते हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/√2। सेम कॉस का आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज 1/√2। 10 जो होता है साइन अपॉन कॉस, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 बच जाएगा। कॉसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल √2, सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल इज √2। ठीक है, कॉट का रेसिप्रोकल इज 10 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना। ओके अब इसके बाद साइन की 60 वैल्यू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज √3/2। अभी मैं मैजिक दिखाऊंगा, रुको। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज 1/2, इन दोनों में से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो √3/1 बचेगा, और √3/1 इज ओनली √3। डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है ना, ओके। सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल इज 2, और जो, एक मिनट, सॉरी कॉसेक है ये। ठीक है, कॉसेक जो होगा वो होगा 2/√3। ठीक है, और सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल 2 है, और कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल इज 1/√3। डन, ओके। साइन 0 0 होता है, और साइन 90 1, मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पे, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 90 डिग्री पे। ठीक है, हालांकि साइन की वैल्यू -1 होती है, वो होती है हमारी, क्या नाम है, 270 पे, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में। अभी हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू जो है साइन साइन की याद करनी है 0 एट द 0 डिग्री। ठीक, आगे मिट गया क्या, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है यार ये, सॉरी। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, या मैं ये फाइल जो है आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। साइन 0 0, साइन 91। अब हम ना यहाँ पे अक्षय कुमार वाला खेल खेलेंगे, क्या, कि साइन की वैल्यू जो 0 है, कॉस की वही वैल्यू 90 पे आएगी, दैट मीन्स ये। फिर हम इसको ऐसे ना साइकिल को उल्टी चलाएंगे, तो कॉस 0 क्या बन जाएगा, 1, जो कि साइन 90 का है, राइट। ओके,
10 क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, दैट मीन 0/1। याद रखना न्यूमरेटर 0 तो पूरी वैल्यू 0, बट हाँ 0/1 तो 0 होगा, बट 1/0 इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसके कहने का मतलब ये है कि 1 को आपको 0 से डिवाइड करना है, तो 0 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि वो 1 बन जाए। यार 0 को मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 किसी भी कंडीशन में शायद नहीं, शायद क्या बनेगा ही नहीं, है ना। चलिए तो 0/1 इज 0, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल 1/0। मैंने बोला ना 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। सेक जो होगा रेसिप्रोकल होगा कॉस का, 1/1 इज 1। कॉट का रेसिप्रोकल इज 10 का रेसिप्रोकल इज इनफाइनाइट बिकॉज 1/0 इज इनफाइनाइट। ओके 10 इज 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, जो कि अभी मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। कॉसेक इज साइन का रेसिप्रोकल 1/1 इज 1। सेक इज कॉस का रेसिप्रोकल इज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। थोड़ा खिचड़ी सी पक गई है ना, साथ साथ लिखते चलना, है ना। और ये हो गया हमारा कॉट जो हो गया, समझना अगर 10 1/0 है तो कॉट 0/1 होगा और न्यूमरेटर 0 तो सब 0। कहने का मतलब है 0/1 तो 0 होगा, बट 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, है ना। और 1/नॉट डिफाइंड क्या होगा, 1/नॉट डिफाइंड का मतलब है इसका रेसिप्रोकल। 1/0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0/1, दैट मीन्स 0। क्लियर है ना, ठीक है आगे चले। आई होप कि आपको अब जो है वैल्यूज याद हो गई होंगी, ठीक है। जरा हम एनसीईआरटी पे चलते हैं, हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। हम सबसे पहले याद रखना अपने ना एग्जाम्पल्स कवर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स अगर नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है हमारा बी पे। अच्छा जूम नहीं होगा, चलिए कोई इशू नहीं। हमें क्या कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है बी पे, जिसमें ए बी हमारा 24 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी लाए हो क्या, देना, इधर देख के कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगेगा। दे दो मैं निकाल, क्यों। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोलता है, हाँ बोलता है, सुना करो, सुनोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है पहला कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री है बी पे, दैट मींस ट्राइंगल ए बी सी में से बी 90 डिग्री पे है, दैट मींस ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और बी एट राइट एंगल, राइट। और बी एट राइट एंगल के बाद हमें गिवन है जो ए बी साइड है वो है 4 सेंटीमीटर और बी सी साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन करो, क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस बी, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि एक खोई हुई वैल्यू निकालने के लिए क्या, कि हमें क्वेश्चन ने ए बी की वैल्यू दी है, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 24, और बीसी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। अगर हमें हाइपोटेनियस नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ, वही लिखेंगे यूनिवर्सल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h square is equals to p square plus b square, right. Hypotenuse is ac square, perpendicular is ab square and base is bc square। ac नहीं पता,
AB 24, BC 7, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये आएगा 625। AC का जो स्क्वायर आएगा वो रूट में चला जाएगा, दैट मीन्स रूट 625। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, राइट। AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। लो भैया हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। अब जब ये वैल्यू पता चल गई है तो हम बाकी का पोर्शन कर लेते हैं। क्या? साइन A साइन C सॉरी साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये B पे है और A यहाँ है। मतलब यहाँ पे एंगल कहाँ पे मौजूद है आपका? अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। एंगल कहाँ पे हमारा? यहाँ पे B पे। लेकिन अगले वाले में टर्म में हमारा एंगल कहाँ पे है? अगले वाले टर्म में हमारा एंगल है C पे, राइट। इसके बारे में भी अभी समझाता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है ना। मिटाई देते, दोबारा बना लेंगे। रंगीन बन गया नहीं? ये B है, ये A है, एंगल यहाँ पे। याद रखना थीटा जहां है, एंगल जहां है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस हमारा जो परपेंडिकुलर होगा ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये कंसीडर किया जाएगा। और वहीं जब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा जिसमें हमारा जो एंगल है वो C पे है, तो इस केस में जो हमारा सॉरी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ये कंसीडर किया जाएगा और बेस ही, हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम। अब यहाँ पे एक रूल क्या आता है? रूल ये आता है एंगल के पोजीशनिंग बदलने से कभी भी ट्रायंगल अपनी कोई साइड की मेजरमेंट चेंज नहीं करता। मतलब ये 24 था, ये 24 ही रहेगा, ये भी 24 रहेगा, ये 7 था 7 है और ये 25 है। ठीक है, तो इस बेसिस पे साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस P अपॉन H मतलब 7 अपॉन 25, डन। और cos इज B अपॉन H, दैट इज 24/25। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा उठा के नहीं लिख रहा ना तो एरर दिख रहा। क्या बोल रहे हो बच्चे? ऑफलाइन में भी ऐसी राइटिंग है, ऑनलाइन में भी ऐसी राइटिंग है, डिजिटल पैनल का क्या फायदा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? राइटिंग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, सॉरी ये 24 अपॉन 25। अब समझ में आया मैं धीरे धीरे क्यों लिखता हूँ, धीरे धीरे क्यों बोलता हूँ, ताकि मैं राइटिंग भी अपनी इंप्रूव कर पाऊँ। एक तुम ही तो जरिए हो यार। सुनो, साइन थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में परपेंडिकुलर ये है, दैट मींस ये 24 अपॉन 25 हो जाएगा, और फिर से वही हो गया 24 अपॉन 25 है, और बेस क्या आ गया यहाँ पे 7, दैट मींस 7 अपॉन 25। एंगल की पोजीशनिंग से परपेंडिकुलर और बेस की साइड इंटरचेंज हो सकती हैं, बट कभी भी ट्रायंगल अपनी मेजरमेंट को एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन बेहतरीन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। याद रखना एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ बेटा आपको सैंपल पेपर भी करते रहना है, ठीक है ना? चले, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, एक हमारे पास ट्रायंगल है गिवन है पहले से ही, जिसमें ट्रायंगल है PQR, Q है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, हमें ना कुछ ट्रायंगल्स याद करने, जैसे मैं आपको ऑफलाइन बैच में समझाता रहता हूँ कि आप लोग अगर कुछ यूनिवर्सल ट्रायंगल को याद कर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है
वो बच जाएगी। टाइमिंग बहुत, पता है बोर्ड एग्जाम में मिली सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मैंने आपकी क्लास में समझाया हुआ है। तो अगर आप कुछ ऐसे ट्राइंगल्स को याद कर लेंगे ना तो आपका बेनिफिट है। आपको सिर्फ बस एक रिटर्न प्रोसेस करना है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो आपके मन में याद है। जैसे अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 4 और 4 3 है तो हाइपोटेनियस 5 आता है। और अभी हमने क्या पढ़ा? 24 7 और 25। अगर 24 और 7 परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेनियस हमेशा 25 आता है। ठीक है, और जैसे ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर गिवन है तो पी स्क्वायर, या मैं बोलूं हमें बेस निकालना है ना एक तरीके से। अगर थीटा यहाँ हो तो बेस ये है, सॉरी अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है, अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस कहलाएगा। मतलब क्यू आर तो निकालना ही है। नॉर्मली ट्राइंगल में ये बेस या परपेंडिकुलर ही काउंट किया जाएगा। दैट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 169 माइनस 144, दैट इज 25 का रूट स्क्वायर रूट, फिर क्या होता है ये 58 बन जाता है मेरा, बताओ 25। तो क्यू आर क्या बन गया हमारा? 5। तो मतलब एक ट्राइंगल और हमें मिल गया क्या? 12 13 5। मतलब 12 और 5 परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेन्यूज क्या आता है हमारा? 13। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरे को ना 10p और cot r की वैल्यू ढूंढ के बताओ और सॉल्व करो। ये है मेन क्वेश्चन। तो इसमें तो इसके लिए मैं बात करता हूं कि अगर इस ट्राइंगल में P पे एंगल है या फिर R पे एंगल है तो यहां पे थीटा यहां आ गया और यहां पे थीटा यहां आ गया। परपेंडिकुलर P पे थीटा आने के बाद परपेंडिकुलर ये है, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। और अगर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। पोजीशनिंग बदलेगी, ट्राइंगल अपने साइड का मेजरमेंट चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। तो 10p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? तो 10p की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 5/12 है ना। और यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस अपॉन, मतलब कॉट आर की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही 5/12 है ना। क्योंकि ये साइड तो 5 है, वो अपनी मेजरमेंट तो नहीं बदलेगी भाई। ये 5 है, ये 5 है, बस क्या है, ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह 12, और यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है परपेंडिकुलर की तरह। तो मतलब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रखे हैं हमने, मतलब वैल्यू निकाल रखी है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/12 माइनस 5/12, फिर 5 ऐसे बन गया, देख रहे हो। दैट इज आंसर इज 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम है। देखो साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है, राइट। आपको बेस निकालना है, देन उसके बाद cos a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, एंगल एक ही जगह फिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा बच्चे कहते हैं भैया इसमें तो हमें वैल्यूज दी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारा 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, राइट। बच्चे इसमें ना वैल्यू दे रखी है, ये जो मल्टीप्लाई में है ना किधर जाएगा? डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा? cot a इज इक्वल्स टू 8/15, राइट। दैट मीन्स हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया, फिर 5 मेरा ऐसा हो गया, देख रहे हो कितनी गंदी राइटिंग भाई। और बेस जो है वो हमारा 8 हो गया। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस बाय द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें साइन ए सेक ए फाइंड करना है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, वैल्यू भर दो, सॉल्व कर दो, खत्म, कुछ नहीं करना, वैल्यू निकाल के बस पुट करनी है यहाँ पे। और सेक में अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है, वैल्यू निकाल के पुट कर दो, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है। मतलब इतने ही है क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है ना, इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। देखो अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं आपको सैंपल पेपर वगैरह भी ऑनलाइन ही कवर करा दूं कुछ, और कुछ क्या नाम है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी कवर करा दूं, अगर आप ऐसे बने रहेंगे तो। सिर्फ अभी हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, अभी हमारे पास पूरा सिलेबस पड़ा है, साइंस का भी है, करेंगे, सारा करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 6 एक मिनट रुकना, अभी कराता हूँ, पहले 7 देख। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अगर मैंने आपको कॉट की वैल्यू दे दी, कॉट थीटा इज 7/8, कॉट इज 7/8, तो इवेल्युएट करो, इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अभी स्टार्टिंग है, क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये क्वेश्चंस जो है वो पहले से लिखे हुए होंगे और मैं क्या नाम है सिर्फ उन्हें सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मानता हूँ, थोड़ा बोरिंग भी फील हो रहा होगा, कुरकुरे चिप्स लेके बैठा करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना खाते खाते याद करो, याद हो जाएंगी चीजें। ये पे साइन, यहाँ पे साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, कुछ a प्लस बी, a माइनस बी जैसा साउंड हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हमें पता है आइडेंटिटी रूल्स, आइडेंटिटी मतलब वो जो स्क्वायर वाले रूल्स होते थे, अब मैं वो भी समझा दूंगा आपको, बस अभी समझना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। दोनों में से स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेकंड पार्ट भी यही है, मतलब ये जो कॉट की वैल्यू दी है उसकी वैल्यू को मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है, दैट इज 49/64 यहाँ पे भी और 49/64 यहाँ पे भी। अगर आप इसको यहाँ पे करना चाहेंगे क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो क्या बोलेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49 इज √113, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब मैं अगर साइन की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 8/√113, और अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 7/√113। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां से उठा के फर्श से अर्श, मतलब इस वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दूंगा तो भी मेरा आंसर यही आएगा। कैसे करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, चलो ठीक है, डिमांड है भाई, डिमांड एंड सप्लाई। 1 प्लस 8/√113, एक काम करता हूं इसको ना नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ठीक है। वो था 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा मैं एक बार वैल्यू देख लूं, 8 और 7, ठीक है।
1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113 अपॉन में, ये तो साइन की वैल्यू भरी है, कॉस की वैल्यू भरूंगा, 1 प्लस 7 अपॉन, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन की वजह से ना बच्चे क्या करते हैं, हो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बोल के क्वेश्चन को छोड़ देते। हालांकि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आप प्लीज किसी क्वेश्चन को छोड़े ना। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो ये बटरफ्लाई मेथड में डिनोमिनेटर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते तो न्यूमरेटर एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √113 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा √113 प्लस 8, और ये आ जाएगा √113 माइनस 8 अपॉन √113। बड़ी कैलकुलेशन, √113 प्लस 7 अपॉन √113 और √113 माइनस 7 अपॉन √113, ठीक है। इन दोनों को लोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ बचेगा क्या, सेम वही रूल आ गया, क्या, √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 अपॉन √113 प्लस 7 और √113 माइनस 7। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स √113 का स्क्वायर आपको लिखना है यहाँ पे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। कौन सा रूल यूज कर रहे हो लिखना है आपको, ठीक है ना। ओके, √113 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 49। जब मैं इसमें से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 49 आएगा और ये 64 आएगा। आंसर आसान था, है ना। सुनने से काम होता है, बस वो गालियां मत सुनना यार, काम करो, पढ़ाई करो, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 9 नहीं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a is equals to 4, cot a is equals to 4/3। मतलब हमें क्वेश्चन ने बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना। मैंने अभी बताया था कि अगर आप कुछ यूनिवर्सल ट्रायंगल्स याद कर लेंगे वैल्यूज, तो आप क्या नाम है बहुत कम समय में क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते, बस आपका रिटन प्रोसेस वर्क रह जाएगा। जैसे बाय यूजिंग पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 होगा, स्क्वायर रूट इधर आए, फिर क्या है, क्या होता है, क्या होता है, √25, तो h क्या आ गया हमारा 5। फिर देखो 5 मेरा ऐसे बनता भाई साहब, पूछो मत, जैसे अभी निकल के भाग ही जाएगा। 5 यूनिट, ठीक है, यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूं XYZ, मतलब इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी है, इसमें अगर ये ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है ना, तो साइन जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब 3 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, वैल्यू तो 3/5 आएगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो है साइड्स का, और जब रेशियो आता है किसी सेम क्वांटिटीज का तो उनकी जो यूनिट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बस एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या पता कहीं कुछ भूले भटके आपसे पूछ लें।
क्वेश्चन एनसीईआरटी में, क्योंकि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो क्वेश्चन बुक नहीं बदली है, रिटन प्रोसेस और क्वेश्चन फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, ठीक है ना। ओके थोड़ा रीडिंग वर्क, थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस करें आप लोग। चले, आपको हाइपोटेनस पता चल गया। क्वेश्चन हमें ढूंढने के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें ढूंढने के लिए कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पता है क्लास 10th वाले बच्चों को पता भी नहीं होगा ये, कि ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है ये एक रूल है क्लास 11th में, वो भी किसका, cos 2 थीटा का, मतलब डबल एंगल पे, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ने कहा है ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। मैं तो इसको अभी बिना वैल्यू पुट करे भी सॉल्व कर सकता हूँ आइडेंटिटी के थ्रू, बट वो आइडेंटिटी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं उस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका 1 माइनस टेन, क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, एलसीएम आ गया 16, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, है ना। ये आ गया 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 में 9 ऐड हो गया तो 25। इसकी वैल्यू आ गई आरएचएस में, सॉरी एलएचएस में। अभी हमने एलएचएस सॉल्व किया, अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर, साइन आ गया 3/5 का स्क्वायर। थोड़ा बोरिंग बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज है ना कोऑपरेट करना आज के लिए, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे आज पहली बार क्लास ले रहा हूँ, पता नहीं कोई यहाँ तक चल भी रहा है नहीं चल रहा है, कई लोग तो कई बच्चे तो छोड़ के भाग गए होंगे, है ना। चेक करेगा, 7 बच्चे हैं। सर जी नमस्ते, यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल 4-5 है, क्या बात है। तेजस आंसर दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया, तेजस ही आंसर दे रहा है बस, चलो गुड। वैसे थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है ऐसे आप पढ़ा के, है ना। एक चीज तो है, मैं मानता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे कॉन्स हैं, बट ऑफलाइन का ये है कि हम तो 1 घंटे में ये बोलते बोलते थक जाते हैं कि भाई चुप हो जाओ महाराज, पढ़ाने दो, पेपर आपके ही हैं, है ना। चलो बकवास नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं करूंगा आप लोगों को। 16/25 माइनस 9/25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। तो मेरा रूल आपको पता है, मेरा रूल नहीं मतलब मैथ्स का रूल पता है, और मेरा डालो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर सेम साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व हो जाते हैं, याद है ना रूल। तो ये आ जाएगा 7/25, दैट मीन्स, ओए ये क्या हो गया, ओ सॉरी, ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। आगे आपको पता है HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पे इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, हम यहाँ किसी की भी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोई बच्चा भी मैसेज करेगा सर क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, एक्यूट एंगल वाला, अभी करवा रहा हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, और PQR में जो Q एंगल है वो 90 डिग्री पे है। ट्राइंगल है PQR और जो Q है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है जी, हो गया। ये क्या कर दिया, देखा, पता नहीं ऐसी कंडीशंस में मैं अपने आप आगे क्यों आ जाता हूँ। PQR और Q है 90 डिग्री पे,
ठीक है। आगे बोला हुआ है जो पी क्यू साइड है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक बात बता रखी है, क्या कि कई लोग बच्चे 25 पढ़ेंगे इसको, कि हाइपोटेनियस जो हाइपोटेनियस होती है इंडिविजुअली वो सबसे बड़ी होती है, राइट। क्वेश्चन कहता है कि जो पी आर और क्यू आर का सम है वो 25 है, मतलब इस साइड और इस साइड का सम जो है वो 25, ठीक है। अब क्या करें भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैं एक साइड को x ले लेता हूं, तो क्यू आर को मैंने क्या मान लिया x, है ना। तो अगर क्यू आर को x ले लिया तो पी आर क्या आ जाएगा 25 माइनस x, है ना। तो आ गया 25 माइनस x। बच्चे बोलेंगे भैया एक वैल्यू तो मिल नहीं रही थी, यहाँ तो दो दो वेरिएबल। अरे मेरे भाई जब तू यहाँ पे ना रूल लगाएगा ना पाइथागोरस का, तो अपने आप तेरे को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का आ गया 25 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब वैल्यूज, मैंने क्या बताया आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब हम इस प्लस के एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज कटना दुनिया का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, एक दिन सबका कटेगा, है ना। चलो ओके, अब हमने क्या किया, 50 को इधर रहने देते, इसको इधर ले जाते, तो माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625, ये आ जाएगा माइनस 600 माइनस का 50x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 600 बाय 50, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 12। x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई 12। अगर x की वैल्यू आ गई तो इसकी क्या रही होगी 25 माइनस 12 इज 13, मतलब ये 12 हो गया और ये 13। और मैंने आपको बताया 12 13 5 एक यूनिवर्सल ट्राइंगल है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को मेंशन करता है, और इसके बेसिस पे क्या आप इसमें साइन, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, साइन पी कॉस पी टेन पी ये ढूंढना है, मतलब इस वाले एंगल के बेसिस पे पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी हो जाएगा ना। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। चले थोड़ा हिंट दे देता हूँ अगली एक्सरसाइज के लिए भी, और क्या कहते हैं बात कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्या लिखा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी बराबर है। हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, ये तो आसान है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक, नेक्स्ट पेज करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने यहाँ पे ना सी को 90 डिग्री पे रख दिया, और क्या कहा है कि यहाँ जो एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट है। मैंने कहा ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम है, और ऑब्वियसली अगर ये ट्राइंगल एक 180 डिग्री का सम बना रहा है इंटीरियर एंगल का, तो ये 90 अकेला हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो भी ना, ये ए भी 90 और बी भी 90, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम वो 89.999 तो रहेंगे, मतलब 0.011 का तो गैप होगा, जिसकी वजह से ये 90 नहीं है और ये 90 नहीं है, दोनों ही 90 से कम है, मतलब एंगल ए बी और एंगल बी भी दोनों एक्यूट एंगल ही कंसिडर किए जाएंगे, होंगे, ठीक है ना। आगे क्या है इसमें हम देखते हैं, आगे बोला हुआ है सॉरी,
आगे बोला है कि अगर cos A और cos B, cos A और cos B इक्वल हैं तो B अपॉन H दैट मीन्स AC अपॉन AB इक्वल होगा cos B के बेसिस पे B अपॉन H BC अपॉन AB। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो AC बराबर हो गया BC के, AC बराबर हो गया BC के। और हमें ये बात पता है कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होंगी, इन ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं? हाँ, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। दैट मींस अगर ये साइड इक्वल प्रूव हो गई हैं, समझना, एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। हमने साइड को इक्वल प्रूव कर दिया बच्चे। अगर साइड इक्वल प्रूव हो गए हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। मुर्गी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद, ठीक है ना। चले बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की, ठीक है। एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड में क्या कहता है? अच्छा, कई बच्चे कहेंगे कि सर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे तो वो ट्रू फॉल्स है। अभी भी जो जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है ये, और जो अगली एक्सरसाइज में ट्रू फॉल वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं एक साथ करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ आइडेंटिटीज भी करवाऊंगा। डन, ओके। एक्सरसाइज सेकंड में चलते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहते हैं वो बताया था, टेबल वैल्यू वेरी, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, दिखा देता हूं मैं। वेरी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 125, ठीक है ना, नई वाली एनसीईआरटी है। पेज नंबर 125 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। यहीं पे एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का फर्स्ट दिखा देता हूं पहले, आसान है, इजी है। इसका आंसर वैसे तो 1 आएगा, बट फिर भी साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, इंटू में कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। दैट मीन्स ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर ये आपस में ऐड हो रही, ठीक है ना। √3 इज 3 अपॉन 2 2 4 प्लस 1 1 1 2 2 4। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम सेम आएगा, और जब एलसीएम सेम आएगा तो न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगी। 4/4 इज 1। समझ में आया? इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, इजी है। थर्ड पार्ट कर लोगे। मैं जरा फोर्थ पार्ट की तरफ चलता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट का फोर्थ है ना, क्या है क्वेश्चन में? साइन 30 कॉस साइन 30 1045, साइन 30 1045 माइनस कॉस एक्स 60 अपॉन सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक। साइन 30
इज 1/2 इनटू में है ये, ठीक है ना, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मतलब अच्छा दे रखा माय मिस्टेक। मरी भैया इतना बड़ा पाप हो जाता है अभी, पता है। 1/2, 1045 इज 1, इसका एलसीएम कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1। cosec 60 cosec 60 क्या होगा, जो साइन 60 होगा उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3। sec 30 क्या होगा, √3/2, ओ 2/√3। cos 60 क्या होगा, 1/2। cot 45 क्या होगा, 1। इनका एलसीएम आ गया 2√3, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, ये आ गया √3 प्लस ये सेम आएगा प्लस ये आ गया। ऐसा क्या किया मैंने, समझना। एलसीएम एक एक करके डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, और जो कट जाता है बचा हुआ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, समझ में आया। सेम 2√3 जब इसे 2√3 जब 1 से डिवाइड होगा तो सेम आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। 2√3 से डिवाइड होगा, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 2 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया, ठीक। बाय सेम एलसीएम 2√3, ओके। इससे कटा तो 2 आया, 2 2 4, इससे ये कटा तो √3 प्लस 2√3। याद रखना a/b डिवाइडेड बाय c/d, दैट मींस a/b डिवाइडेड बाय c/d दो फ्रैक्शन का भी डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होते। आगे वाले फ्रैक्शन का हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो आ गया d/c, मतलब d मल्टीप्लाई हो रहा है c से, ओ a से, और c मल्टीप्लाई हो रहा है b से, कुछ ऐसे। तो मतलब मैं इसको भी यहाँ पे भी यही कर सकता हूँ, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, है ना, समझ में आ गया होगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा √3 को टॉफी कंसिडर करो, ठीक है, 2 टॉफी 1 टॉफी, 3 टॉफी प्लस 4 अपॉन में 2 और 1 3, 3 रॉड, 3 टॉफी प्लस 4 है। इसका आंसर 1 है, मुझे पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, होगा 1 होगा, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, शायद मुझे लग रहा है, थोड़ा अंदर से वाइब आ जाती है। अगर 1 है तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों टर्म्स, दो फैक्टर्स बने हैं ना ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सेम था, तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलने वाला था, बोलिए। कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू उठानी है, क्वेश्चन में पुट करना है और सॉल्व करना है। अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो रूट का डिनोमिनेटर में एक ही निवारण है, क्या, रैशनलाइजेशन। सॉल्यूशन, निवारण मतलब सॉल्यूशन, क्या कहते हैं उसे हम, रैशनलाइजेशन। तो आपको क्या नाम है, रैशनलाइजेशन करना है, डन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आगे 5th क्वेश्चन कर लेना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं डाउट में अगली क्लास में कल समझा दूंगा सेम टाइम, ठीक है ना, ओके। जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है 2 10 30 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस, अरे ये तो 60 10 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो आ गया 2/√3 अपॉन √3 प्लस 1/√3, ये इससे कैंसल आउट हो गया, ठीक है। बस 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आ गया आपका 2/√3 प्लस 1। अब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, मैंने कहा था ना, ये वही चीज है, √3 - 1 अपॉन √3 - 1।
2 इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, 2 इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे फिर कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा कराऊंगा कुछ, रुक जाओ। पता है अंदर से ना महसूस होता है कि कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, और 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री ही होती है। 2 इंटू वन अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री, स्क्वायर नहीं किया ना मैंने, तो 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन थ्री, डन। ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस 1 अपॉन थ्री, दैट मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये हो गया 6 अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री प्लस वन, है ना, 4, दैट मीन्स 6 अपॉन 4 रूट थ्री। इसको कैंसिल आउट किया तो ये 3 आया, ये 2 आया, तो मैं इसको 3 अपॉन 2 रूट थ्री लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको रैशनलाइज करते हैं, 3 इंटू रूट थ्री, सिर्फ मैं रूट थ्री को कर रहा हूँ, 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा 3 रूट थ्री अपॉन 2 इंटू थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया रूट थ्री अपॉन टू। और रूट थ्री अपॉन टू जो है वो साइन 60 का होता है या तो कॉस 30 का। ठीक है ना, और ऑप्शन में कॉस 30 दिया ही नहीं है, साइन 60 दिया है, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। सेम इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, tan a प्लस बी इज रूट थ्री और tan a माइनस बी 1 बाय रूट थ्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो राइट साइड वैल्यू है इस वैल्यू को इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल पे ढूंढना है। रूट थ्री tan 60 में पाया जाता है, तो मैं tan a प्लस बी को tan 60 लिख सकता हूं, और यहां पे tan a माइनस बी को tan 30 लिख सकता हूं। याद रखना 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हम उसे कैंसिल आउट करेंगे नहीं, इनवर्स ट्रिगो पढ़ते हैं हम क्लास 12th में, उसमें वो गायब होता है। तो बस यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लेंगे क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, दैट इज इक्वेशन 1। और याद रखना इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये लिखना है, ऐसे अलग अलग नहीं लिखना मेरी तरह, मैं आपको एक माइंड मैपिंग से समझा रहा हूँ, एक टीचिंग मेथड होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 10 से 10 गायब हो गया, तो ये आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड यूज किया मैंने। ठीक है, ओके, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b से b कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90, तो a आ जाएगा हमारा 45, डन। और अगर मैं इसी वैल्यू को, a की वैल्यू को 45 को पहली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, इधर गया तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 एंड b इज 15 डिग्री, दिस इज द आंसर, वी फाइंड इट द a एंड b। तो आज के लिए इतना काफी है, और हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, दैट मीन्स कल। और आप लोग प्लीज एक्सरसाइज 1 और 2 कर लीजिएगा, मैंने आज
1 घंटे में फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज इसलिए निपटाई है, खत्म करी है, फिनिश करी है, ताकि हम कल जो है पैटर्न वाले फॉर्मूले के बेसिस पे अपनी थर्ड एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, जय।